हेलो, इन दिस वीडियो हम ओकन्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो जो ओकन्स लॉ है वो हमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट और ग्रोथ रेट एक कंट्री की या एक इकोनॉमी की, इन दोनों के बीच में रिलेशन देता है। और जो ओकन्स लॉ से हमें रिलेशन मिलता है वो ये हमें बताता है कि ये एक इन्वर्स रिलेशन रहेगा अनएम्प्लॉयमेंट और जो ग्रोथ रेट रहेगी एक कंपनी की या फिर जीडीपी जो रहेगी। और इसके साथ में ना जो एक रूल ये जो बताता है वो ये है कि अगर 1% इंक्रीज़ होगा अनएम्प्लॉयमेंट रेट में या फिर एम्प्लॉयमेंट रेट 1% से डिक्रीज़ होगी, यानी कि दोनों में अपोजिट चेंज दिखेगा ना, एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट में। तो 1% अगर इंक्रीज़ होगी अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो जो है ग्रोथ रेट 2% से डिक्रीज़ हो जाएगी। हालांकि ये चेंज वेरी करता है कंट्री टू कंट्री, डिपेंड करता है कि कंट्री के अदर फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये फिक्स नहीं है कि 1% इंक्रीज़ की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट में 2% डिक्रीज़ ही आएगा, ग्रोथ रेट में या वहाँ की जीडीपी में 2% डिक्रीज़ होगा। ये कंट्री टू कंट्री वेरी करेगा। तो अब इसमें जो है हम अज्यूम करके चलते हैं कि वाई जो हमारा आउटपुट लेवल है और जो हमारा एम्प्लॉयमेंट लेवल है, ये दोनों को हम एक इक्वल लेके चलते हैं। तो और एल को हम यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है या फिर जो हमारी लेबर, एक्चुअली में जो लेबर फोर्स है उसको हम कांस्टेंट लेके चलेंगे, क्योंकि अगर लेबर फोर्स हम सपोज़ कि इंक्रीज़ हो गई तो वहाँ पे तो फिर वो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल अपने आप ही इंक्रीज़ हो जाएगा ना। तो इसलिए हम लेबर फोर्स को कांस्टेंट लेके चलेंगे। सो इस वजह से जो है चेंज 1 to 1 रिफ्लेक्ट करेगा। तो अब जो इसका जो इक्वेशन दिया था हम वो कैसे फाइंड आउट, वो किस तरीके से आया था वो एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है यूटी जो है, यूटी यहाँ पे जो है ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट शो करेगा प्रेजेंट ईयर की, और UT-1 जो है वो लास्ट ईयर की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसको शो करेगा। और इसके साथ में जो GYT है ये आउटपुट रेट शो करेगा, जो लास्ट ईयर और इस ईयर के कंपैरिजन में जो आउटपुट ग्रोथ रेट हुई है उस चीज़ को। यानी कि लास्ट ईयर सपोज़ कि 10% ग्रोथ रेट थी, आउटपुट ग्रोथ रेट थी, और इस साल 12% हुई है, तो वो जो 2% होगा वो GYT रहेगा। तो इसी चीज़ को ये शो करेगा। तो यहाँ पे जो है अनएम्प्लॉयमेंट का जो डिफरेंस होगा वो नेगेटिव के इक्वल होगा, ये जो नेगेटिव ग्रोथ रेट के इक्वल होगा, क्योंकि इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो यही ओकुन्स लॉ है। इसके साथ में जो है अब इसमें एक और चीज़, इसको आर्थर अकुन ने दिया था, ये यहाँ पे है ही। तो इसमें ना जो हमने ये चेंज निकाला है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट में चेंज होगा ओवर द ईयर वो नेगेटिव रिलेशन शो करेगा आउटपुट ग्रोथ रेट का। तो अब इसमें जो है ये एक चीज़ के ऊपर और डिपेंड करती है। ये यहाँ पे हम एक सपोज़ कि 3% जो आउटपुट ग्रोथ है ये कांस्टेंट ग्रोथ है। ये हम एक इक्वेशन ले लेते हैं पहले, UT माइनस, ये तो हमने यहाँ तक तो लिया ही था। अब यहाँ पे जो ये जो हमने लिया है -0.4 और ब्रैकेट में ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट -3%। तो अब ये क्या करेगा, टू मेंटेन ए कांस्टेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट एम्प्लॉयमेंट मस्ट ग्रो एट द सेम रेट एज द लेबर फोर्स। अब एक तो जो हमने देखा था कि अगर लेबर फोर्स अगर हम कांस्टेंट नहीं रखते तो उसको मेंटेन रखने के लिए, अगर हमारी लेबर फोर्स इंक्रीज हो रही है तो उसको मेंटेन रखने के लिए हमारा एम्प्लॉयमेंट लेवल भी सेम रेट के ऊपर इंक्रीज होना चाहिए। सो टू मेंटेन ए कांस्टेंट unemployment rate output growth must be equal to the sum of labor force growth and labor productivity growth। अब जो है हम अगर देखें तो सपोज कि ये जो हमने यहाँ पे लिया था इसको हम एक सेकेंड, ये जो हमने यहाँ पे जो इक्वेशन ली थी ये इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि UT-1 B GYT। तो B क्या शो करेगा, यहाँ पे जो हमने 0.4 लिया था यहाँ पे हमने इसको जनरल टर्म में लिख दिया, यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल का फॉर्म लेके देख लिया था। अब वो एग्जाम्पल जो वैल्यू रख के देखी थी उसको देख के भी हम एक बार देख लेंगे। तो यहाँ पे जो बीटा है ये इफेक्ट शो करेगा, इफेक्ट ऑफ आउटपुट ग्रोथ अबव नॉर्मल ऑन द चेंज इन द U एंड व्हाट इज GY, दिस शोज द नॉर्मल ग्रोथ रेट। तो सपोज़ कि ये 3% जो है यहाँ पे नॉर्मल ग्रोथ रेट है। अब जो है हमारी इसको मेंटेन रखने के लिए हमारी आउटपुट ग्रोथ रेट कितनी होनी चाहिए, जो ओकन्स लॉ का जो रिलेशन है यानी कि नेगेटिव रिलेशन है। सपोज़ कि अब अगर यहाँ पे GYT है ये 3 से कम रह गया, यानी कि सपोज़ 1% रह गया या 2% रह गया, तो अब जो है ये क्या हो जाएगा, अगर ऐसा कुछ हुआ तो अगर ऐसा कुछ होगा, अगर सपोज़ 2% रह गया तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो
0.42 -3, तो जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो +4 आ जाएगी, यानी कि ये तो पॉजिटिव रिलेशन हो जाएगा ना। तो ओकन्स लॉ के लिए यानी कि ये जो हमारी ग्रोथ आउटपुट ग्रोथ रेट जो है वो हमारी नॉर्मल रेट है उससे ज़्यादा होनी चाहिए। और यहाँ पे जो 3% हमने ये नॉर्मल ग्रोथ रेट है हमारी एक इकोनॉमी की, इसको हमने यहाँ पे जनरल टर्म में यहाँ पे ये रखा हुआ है। अब इसमें क्या है कि अगर हमारी ग्रोथ रेट जो है वो ज़्यादा होगी नॉर्मल ग्रोथ रेट से, तो हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट करंट पीरियड में होगा वो कम रहेगा प्रीवियस के कंपैरिजन में। यानी कि अगर हमारी ग्रोथ रेट अभी ज़्यादा है नॉर्मल ग्रोथ रेट से, तो हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है प्रेजेंट टाइम पे वो प्रीवियस टाइम पीरियड के कंपैरिजन में कम होगा। और अगर इसका उल्टा होता है यानी कि हमारी जो आउटपुट ग्रोथ रेट है वो कम है नॉर्मल ग्रोथ रेट से, ये जो हम यहाँ पे देख रहे हैं आउटपुट GYT हमारी अगर कम है नॉर्मल ग्रोथ रेट से, तो जो है हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है करंट पीरियड में वो ज़्यादा रहेगा प्रीवियस के कंपैरिजन में। तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीज़ करने के लिए जो है हमारी ग्रोथ रेट को आउटपुट ग्रोथ रेट को हायर रहना पड़ेगा या ज़्यादा रहना पड़ेगा, मेंटेन करके रखना पड़ेगा हमें नॉर्मल ग्रोथ रेट से, अगर हम चाहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारा डिक्रीज़ हो। अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं तो हमें हमारी जो नॉर्मल आउटपुट ग्रोथ है वो जो है ज़्यादा रखनी पड़ेगी कंपेयर टू द आउटपुट ग्रोथ। और अब जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेस्पॉन्ड लेस देन 1/4 मूवमेंट इन द आउटपुट। अब जो है हमने देखा था ना कि भाई ये जो हमने स्टार्टिंग में एक अजम्पशन लिया था कि भाई अगर 1% डिक्रीज़ होगा तो 2% इंक्रीज़ होगा, तो ये ऐसा नहीं होता, ये जो है 1-to-1 मूवमेंट तो नहीं होगा। क्योंकि अब इसके पीछे रीज़न क्या है कि भाई सपोज़ कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो क्यों रेस्पॉन्ड नहीं करेगा 1-to-1। अब इसके पीछे रीज़न ये है कि अगर सपोज़ कि हमारी जो आउटपुट ग्रोथ है वो डिक्रीज़ भी हो गई या इंक्रीज़ भी हो गई। सपोज़ कि एक टाइम है जब हमारी ग्रोथ डिक्रीज़ हो रही है, लेकिन उस टाइम पे भी जो है कुछ ना कुछ प्रोडक्शन के लिए तो मतलब कंपनी जो है वो रखेगी, लेबर को होल्ड करके रखेगी कि भाई इन फ्यूचर में तो है कि भाई ये डिमांड इंक्रीज़ होगी, तो उस चीज़ को माइंड में रख के ना लेबर को होल्ड करके रखेगी, वो उसको ले ऑफ नहीं करेगी। और इसी तरह कुछ अलग अलग वर्क में भी उसको लेबर की नीड होगी, तो उसकी वजह से जो है एम्प्लॉयमेंट 1-to-1 रेस्पॉन्ड नहीं करेगा। एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेस्पॉन्ड लेस देन 1/4 मूवमेंट इन अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये इसके लिए क्या होता है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इंक्रीज, जो हमने स्टार्टिंग में जो एक अजम्पशन लिया था कि लेबर फोर्स जो है वो कांस्टेंट रहती है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन जो है और साथ में लेबर फोर्स जो है पार्टिसिपेट भी ज़्यादा करती है सम जॉब्स फिल्ड बाय आउट ऑफ द लेबर फोर्स। कुछ होता है कि भाई जो जॉब लेबर फोर्स में जो लोग हैं उनकी जगह कोई और लोग भी आके जॉब फिल करके जा रहे हैं, मतलब वो जॉब कोई और ले रहे हैं, तो उसकी वजह से भी ये 1-to-1 जो है मूवमेंट नहीं होता। तो ये तो हो गया 1-to-1 की बात। और जो मेन इसका क्रक्स था वो यही था कि भाई नेगेटिव रिलेशन शो करेगा अनएम्प्लॉयमेंट और ग्रोथ रेट के बीच में, और जो इसका अजम्पशन था वो लेबर फोर्स को कांस्टेंट रखना था। बाकी इसके अलावा जो है इसको जो लिमिटेशंस हैं वो ये है कि भाई इट अज्यूम्स द स्टेबल रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड GDP ग्रोथ रेट, यानी कि वही जो बताया था कि भाई 1% और 2% वो बेसिकली होल्ड नहीं करता है। और इसके अलावा पॉलिसी मेकर्स भी जो है फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू अनएम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ को इफेक्ट कर सकते हैं, तो देयर विल नॉट बी द डायरेक्ट रिलेशन जो बताया गया था कि भाई 1% इंक्रीज़ के साथ में जो है 2% डिक्रीज़ होगा ग्रोथ रेट में, तो एक्चुअली इट डज़ नॉट वर्क लाइक दैट, ये वेरी करता है। बाकी हाँ, नेगेटिव रिलेशन होल्ड करता है दोनों के बीच में, ये एक था। इसके साथ ही चेंजेस इन द लेबर मार्केट सच एज शिफ्ट इन द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कैन अफेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ द ओकन्स लॉ। ये हमने बताया था कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की वजह से जो 1-to-1 मूवमेंट है वो अनएम्प्लॉयमेंट और उनके बीच में नहीं हो पाता। इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे टेक्निकल प्रोग्रेस हो गई, अगर टेक्निकल प्रोग्रेस होगी उसकी वजह से भी जो है इफेक्ट करेगा अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट लेवल और आउटपुट ग्रोथ लेवल को। सो दैट्स इट फॉर द ओकन्स लॉ एंड थैंक यू।